हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं विजन आईएएस का इकोनॉमिक्स, जो कि है मेंस 365 का मैगज़ीन। ये कवर किया गया है जून 2025 से अप्रैल 2026 तक। इसमें अराउंड जो मेन टॉपिक्स है दे आर अराउंड 11 टॉपिक्स है जो मेन वी विल ट्राई टू कवर एज मैनी एज टॉपिक्स एज वी कैन कवर। तो सबसे पहले टॉपिक जो दिया गया है इसमें ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बजट जो 2026-2027 का जो बजट है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है, 2 ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी प्रपोज की है। ये स्ट्रैटेजी क्या करती है? इट स्ट्रेंथेन्स द कैपेबिलिटी इन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स वाइल सस्टेनिंग स्केल एंड एम्प्लॉयमेंट इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट कर रही है ये स्ट्रैटेजी, एज वेल एज ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी सोच रही है, जैसे कि वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट बनी रहे। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रू ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी इट इज़ डीपनिंग कैपेबिलिटी इन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स while simultaneously scaling up employment and export diversification through labor intensive sectors जैसे कि टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी टू स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसेबिलिटी। इसमें क्या है? इंश्योर किया गया है दैट इंडिया बिकम्स अ क्रिटिकल एंड इर्रिवर्सिबल नोड इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो ग्लोबली भी इंडिया की सप्लाई या इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबली अवेलेबल हो, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। मूविंग अप दी स्माइलिंग कर्व बाय शिफ्टिंग फ्रॉम लो वैल्यू असेंबली टू हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ लाइक डिज़ाइन, R&D एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो आजकल इंडिया में क्या हो रहा है या आज दिन तक क्या होते आ रहा है, असेंबली के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, बट अभी गवर्नमेंट इससे शिफ्ट होना चाहती है। दे वांट टू फोकस ऑन दी डिज़ाइन इंडिया में ही बने, R&D भी हो उसमें और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी हो, सिर्फ असेंबली ना हो। स्माइलिंग कर्व का कंसेप्ट क्या है? स्माइलिंग कर्व इज़ अ कंसेप्ट इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स शोइंग दैट हायर वैल्यू इज जनरेटेड इन अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ लाइक दी R&D एंड डिज़ाइन। तो हायर वैल्यू कहाँ पे जनरेट हो सकती है? जहाँ पे R&D एंड डिज़ाइन है। चाइना इज़ दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ लाइक ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, वाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इज़ दी इन दी मिडिल क्रिएट रिलेटिवली लो वैल्यू। तो लो वैल्यू कहाँ पे मिलती है? मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में सिर्फ। जियो इकोनॉमिक हेजिंग एंड सप्लाई सिक्योरिटी बाय लोकलाइजिंग क्रिटिकल अपस्ट्रीम इनपुट्स इंडिया एम्स टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रैटेजिक वर्नरेबिलिटी। तो लोकलाइजिंग, अगर हम लोग इनपुट्स को लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चर करें तो इससे क्या होगा? हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगा और वर्नरेबिलिटी से भी हम लोग बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाई गई है, इट हेल्प्स टू बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर EV एंड दी रीन्यूएबल्स। और दूसरी है जो बायोफार्मा शक्ति स्कीम है, ये हेज किसके अगेंस्ट करती है? पोटेंशियल US टैरिफ्स ऑन दी ब्रांडेड ड्रग्स। ठीक है, तो ये स्कीम्स गवर्नमेंट ने लागू की गई है। ब्रॉड बेस्ड विद एन इंक्लूसिव ग्रोथ reviving 200 legacy industrial clusters aims to broaden growth beyond high-tech hubs by boosting productivity। ठीक है, तो ये उसकी दूसरी सिग्निफिकेंस है इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैलेंजेस क्या है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए चैलेंजेस क्या है? पहले तो चैलेंज है फंडिंग गैप, फंडिंग होगी कहाँ से? ठीक है, ये एक है फर्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज। नेक्स्ट है लो इन्वेस्टमेंट इन R&D। जैसे कि हमें पता है कि हर साल जो GDP रहती है, जो बजट रहती है, उसमें R&D के लिए स्पेंडिंग बहुत ही कम रहती है। 2023 में कितनी थी? ओनली 0.64% ऑफ दी GDP, वाइल चाइना की कितनी थी? ये अराउंड 2.5% ऑफ देयर GDP थी। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। डिसइंसेंटिव्स टू स्केल करने के लिए कुछ भी हमारे पास ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि हम लोगों ने देखा है MSMEs है, ये क्या करती है? ये MSMEs को ज़्यादा फ़ायदे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ने दिए, और जैसे कंपनीज़ बड़ी होती है, इंडस्ट्रीज़ बड़ी होती है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लग जाते हैं और टैक्सेस लग जाते हैं, रेगुलेशंस बढ़ जाते हैं,
और इसके ऑपोजिट क्या होता है, MSMEs के ऊपर ये सारी चीज़ें कम होती है, ठीक है। तो लोग इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, वो स्केल करने की ट्राई करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके ही प्रॉब्लम होगी इसमें। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस इम्बैलेंस, तो हमें पता है इंडिया का पहले एग्रीकल्चरल कंट्री थी, डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए, सर्विस बेस्ड कंट्री पे। ज़्यादा आउटपुट हमारा सर्विसेज से आता है, मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने बाईपास कर लिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस कभी रहा ही नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा दूसरे चैलेंजेस क्या है, क्रेडिट डीलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स एंड पॉलिसी रेड टेप। ये चैलेंजेस भी आप लिख सकते हो, कॉमन चैलेंजेस है, आप ये सारे आंसर्स में लिख सकते हो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ का कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कुछ आ रहा है, कॉमन ये चैलेंजेस है। लो लेबर प्रोडक्टिविटी भी लो है लेबर्स की यहाँ पे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि टॉप 5 स्टेट्स अकाउंट फॉर 54% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन इंडिया, ठीक है। अभी इन्फोग्राफिक ये सारी पॉइंट्स दी गई, ये फैक्ट्स है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है, 17%। ग्लोबल शेयर कितना है, अराउंड इंडिया का 3% है। एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है इसमें, अराउंड 11.4% अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। FDI कितना फ्लो होता है, ठीक है, इट इज़ अराउंड 23%। सेक्टरल परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया इज़ नाउ दी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। फार्मा में इंडिया 3rd रैंक करता है, ऑटोमोबाइल्स में इंडिया 4th रैंक करता है। तो ये सारी पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। अभी कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, अमिड अ रैपिडली इन्वॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर द स्टेजेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत आर increasingly overlapping rather than sequential. This necessitates a simultaneous pursuit of import substitution, resilience and indispensability. By treating manufacturing as institutional stress asset and aligning intent and execution, India can evolve from a recipient of stability to a source of global influence, ठीक है। तो ये कौन से इसमें ये कवर्ड हो सकता है, GS3 में, ठीक है। कोर्ट फैक्ट्स क्या, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट, ये एक फैक्ट है। बाय 2020 इंडिया विल नीड दिस मच बिलियंस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा अभी जो मेन टॉपिक हम लोग देखेंगे ये है ग्रोथ एंड, फर्स्ट जो सब टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में है, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि हम लोग CPI बोलते हैं, जिसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके ऊपर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। CPI के बारे में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट किसने किया है, ये रिलीज़ कौन करता है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये रिलीज़ क्या करता है, CPI विद अ न्यू बेस ईयर ऑफ, तो इन्होंने न्यू बेस ईयर बनाया, दैट इज़ 2024। इसके पहले क्या था, बेस ईयर 2010 था, ठीक है। अभी कितना हो गया है, 2024। तो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। CPI होता क्या है, CPI इज डिज़ाइन टू मेजर द चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइजेस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स। तो ये एक बास्केट ऑफ गुड्स है जहाँ पे इसकी प्राइजेस, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जहाँ पे इनकी रिटेल प्राइजेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्फ्लेशन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड परचेज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। ईच आइटम इन द CPI बास्केट इज असाइंड अ स्पेसिफिक वेट, तो हर एक आइटम को थोड़ा वेट दिया गया है, रिलेटिवली वेट दिया गया है, विच रिफ्लेक्ट्स इट्स रिलेटिव शेयर ऑफ टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग। जेनेसिस क्या है इसका, CPI का, CPI जो कि 3 फॉर्मेट्स में दिया जाता था, रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। ये कभी से रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ है, 2011 में, बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर क्या रखा था इन्होंने, 2010। CPI कंबाइंड किसके लिए, क्या कवर करता है, इट कवर्स रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स, इज़ यूज्ड एज द हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर। तो एज ए इन्फ्लेशन मेजर भी इसको हम लोग देखते हैं। अभी नीड टू अपडेट, इसको अपडेट क्यों किया गया है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दी इकोनॉमी। जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमी 2010 में कुछ अलग थी, अभी की इकोनॉमी 2026-25 की इकोनॉमी काफ़ी
अलग है. सो सिंस 2012 शिफ्ट इन कंजम्पशन पैटर्न्स, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है, इनकम लेवल्स बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन हुआ है, एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर बहुत बढ़ गया है वो टाइम से. इट्स 12 to 15 ईयर्स में सर्विस सेक्टर काफ़ी बड़ा है. टेक्नोलॉजिकल एंड मार्केट इवोल्यूशन, डिजिटल ट्रेड एक्सपांशन जैसे कि कॉमर्स जो बोलते हैं हम लोग, एंड फेडिंग रूरल अर्बन बाउंड्रीज डिमांड रीडिज़ाइन ऑफ इन्फ्लेशन मेजरमेंट फ्रेमवर्क. बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन एज आरबीआई किसके ऊपर रिलाई करती है? सीपीआई के ऊपर, जो कि कंबाइंड सीपीआई वो लोग देखते हैं फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. दैट इज़ आरबीआई का कितना है टारगेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना? 4 ± 2%. एक्यूरेट वेट्स इंश्योर इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजन. इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी, हम तो इंटरनेशनल लेवल से भी कंपेयर करना है. मनी कंट्रीज रिवाइज सीपीआई बास्केट एवरी 3 to 5 ईयर्स. हम लोगों ने तो बहुत टाइम लिया है. बाकी के कंट्रीज़ वर्ल्ड में क्या करती है? एवरी 3 to 5 ईयर्स अपना सीपीआई बास्केट को रिवाइज करती है. सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कौन यूज़ करता है इसको? आरबीआई, फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन एंड मॉनेटरी प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए ये लोग सीपीआई का यूज़ करते हैं. पॉलिसी इंटरवेंशन यूज फॉर डिज़ाइनिंग पॉलिसी एंड सोशल सेक्टर वेलफेयर स्कीम्स बाय वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट्स. नेशनल अकाउंट, सीपीआई सर्व एज डिफ्लेटर to adjust nominal GDP to real GDP, thus capturing actual economic growth. Wage and contract indexation for revising wages, updating tax brackets, adjusting social security payouts, and for escalation clauses in contract. अभी की चेंजेस जो किए गए हैं इसमें क्या है? सीपीआई पहले 2012 था, अभी 24 है बेस ईयर. ठीक है, इसमें कवरेज कितना है? अभी 358. ठीक है, आइटम्स कवर्ड है. पहले कितने थे? 299. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. सॉरी, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे. अभी कितने हैं? 358 आइटम्स. पहले कितने थे? 299 आइटम्स. ठीक है, तो इतने आइटम्स बढ़ गए. चेंजेस क्या है इसमें? न्यू एडिशन क्या की गई है? रूरल हाउसिंग को ऐड किया है. ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वैल्यू एडेड डायरी प्रोडक्ट्स, बार्ले एंड इट्स प्रोडक्ट, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंट, बेबी सिटर एंड एक्सरसाइज इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें इन्होंने ऐड की है. रिमूव क्या किया है? जो एब्सोल्यूट हो गया है, डीवीडी प्लेयर, वीसीडी प्लेयर, हायरिंग चार्जेस, रेडियो, टेप रिकॉर्डर. ठीक है, क्लोथिंग सेकेंड हैंड, सीडी, डीवीडीज, ये सारी चीज़ें अभी आजकल यूज़ नहीं होती है, तो इसको निकाल दिया गया है. ठीक है, वेट रेफरेंस किसको दिया गया है? अभी 23-24 हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. पहले किससे था? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि 2011-12 में किया गया था. क्लासिफिकेशन कितने डिविजन्स में है? 12 डिवीज़न. पहले कितने थे? 6 ग्रुप्स थे. अभी ऑल इंडिया एक गिना जाता है, रिलीज़ करते हैं अर्बन एंड रूरल. पहले ऑल इंडिया एंड अर्बन करते थे. वेट ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस को अभी वेट कितना है? 36. पहले कितना था? अराउंड 45 था. ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या किए गए? ई कॉमर्स प्राइजेस को भी लिया गया एडिशनल मार्केट इन 12 लार्ज टाउन्स. ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेज को देखते हैं ये लोग, जैसे कि एयरफेयर्स एंड OTT सब्सक्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा लाइक रेल फेयर्स, पोस्टल चार्जेस एंड फ्यूल पेट्रोल चार्जेस को भी कंसिडर किया गया है, इंक्लूड किया गया है. कंक्लूजन इसका क्या है? टू मेंटेन रेलिवेंस, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये क्या रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना चाहिए इसको 3 to 5 ईयर्स में, बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा. रिवाइज सीपीआई विल ऑफर अ मोर रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसपेरेंट एंड methodologically robust measure of retail inflation aligned with global best practices and involving consumption patterns. तो ये था हमारा CPI के ऊपर. ठीक है, इसमें आपको चीज़ें मेन चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है. ठीक है, तो सारी पॉइंट्स आप लोग एग्जाम में मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे IMF's ग्रेडिंग ऑफ इंडियाज़ नेशनल अकाउंट डेटा. ठीक है, तो नेशनल अकाउंट का जो डेटा रहता है उसको IMF ग्रेडिंग करती है. तो कैसे कर रही है इंडिया को? द IMF, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, असाइंड अ ग्रेड C. इंडिया को क्या ग्रेड दिया? टू इंडियाज़ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. इसको इंडिया ने क्या ग्रेड दिया? इंडिया को ग्रेड C. तो ये ग्रेड्स है उसके जो IMF डिसाइड करती है. डेटा इज एडिक्वेट फॉर सर्विलेंस, जो कि है ग्रेड A. B में क्या है? सम शॉर्टकमिंग्स बट इज़ ब्रॉडली एडिक्वेट.
हैज़ शॉर्टकमिंग्स दैट समवॉट हैम्पर सर्विलेंस। तो हमको इंडिया को ये कैटेगरी में रखा है, हमको इम्प्रूव करना है तो हमें ग्रेड बी में तो एटलीस्ट जाना ही पड़ेगा। तो अभी क्यों है ये हैम्पर क्यों कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रीजंस। ग्रेड डी डेटा है सीरियस शॉर्टकमिंग्स दैट सिग्निफिकेंटली हैम्पर, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोग डी में नहीं है, वी आर इन सी, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड वी शुड ऑलवेज इम्प्रूव इन दैट। इश्यूज़ क्या है जो कि इन्होंने हाईलाइट किया अकॉर्डिंग टू IMF। इरेगुलर अपडेशन ऑफ द बेस ईयर्स, CPI देखा था हम लोगों ने कितने सालों के बाद किया गया है, अराउंड 12, 13, 14 ईयर्स के बाद उन्होंने बेस ईयर को चेंज किया है। तो ये नहीं होना चाहिए, एवरी 3 to 5 ईयर्स होना चाहिए। एंड आउटडेटेड बेस ईयर रिलाइज ऑन वेट्स असाइन टू इंडस्ट्रीज दैट आर नो लॉन्गर रिलेवेंट। रिलेवेंसी नहीं बचा है अब उस चीज़ का। इंडिया GDP सीरीज करंटली एंकर्ड टू दिस बेस। तो GDP कौन से बेसिस पे देखते हैं हम लोग स्टिल 2022-23, इसको गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, ये IMF ने हाईलाइट किया। डिफ्लेटर इश्यूज़ क्या है, द सिंगल डिफ्लेशन प्रॉब्लम। IMF critic the reliance on single deflation, deflating output value only rather than double deflation, that is both output and inputs costs separately. Statisticians use the wholesale price index which track goods to deflate the values of services. तो डिफ्लेटर इशू के बारे में भी इन्होंने हाईलाइट किया है। डेटा डिलेज एंड इनफॉर्मल सेक्टर, देयर इज़ ऑलवेज डेटा पब्लिश, डेटा जो है वो डिले होके पब्लिश होती है और इनफॉर्मल सेक्टर को भी ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है, इसके लिए IMF ने भी ग्रेडिंग कम दी है हमें। करंट मेथड रिलाइज ऑन एक्सपोलिएटिंग इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ यूजिंग बेंचमार्क्स ओवर अ डिकेड ओल्ड विदाउट एन अपडेटेड सेंसस भी देखो कितने साल हो गए नहीं कैरी आउट किया गया है। एंड प्रोडक्शन वर्सेस एक्सपेंडिचर्स, इसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। इम्पैक्ट ऑफ पुअर स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन वीक डेटा। डेटा ही अगर हमारी वीक है तो पॉलिसी डिसीजंस करेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि 2012 के पैटर्न्स के ऊपर अभी हम लोग फ्लेम नहीं कर सकते पॉलिसीज़, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड इट इज़ पॉलिसीज़ अगर सही नहीं रहेगी तो ये हैम्पर क्या करती है, वेलफेयर को हैम्पर करती है। लैक ऑफ अपडेटेड सेंसस एंड पॉवर्टी डेटा में कॉज मिस एलोकेशन ऑफ वेलफेयर फंड्स एक्सक्लूडिंग द नीडी और बेनिफिटिंग इल-एलिजिबल ग्रुप्स। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कंट्री के ऊपर। इफ़ अ कंट्रीज GDP डेटा इज सीन एज हैविंग मेथडोलॉजिकल वीकनेस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में ऐड अ रिस्क प्रीमियम टू देयर investment. International standing for a nation aspiring to be a 5 trillion economy having statistical standards rated below global norms act as a reputational dampener, ठीक है। तो ये है उसका इम्पैक्ट। रिफॉर्म्स अभी क्या हो सकते हैं, वी हैव टू स्ट्रेंथन द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। द 27th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एक्सप्लिसिटली रिकमेंडेड, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंड किया है कि इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को, जैसे वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी। मॉडर्नाइजेशन एंड मेथडोलॉजी, चेन बेस्ड सिस्टम, मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टैटिक बेस ईयर रिविजन एवरी डिकेड, इंडिया शुड एक्सप्लोर अ चेन वेटेड सिस्टम जो कि USA एंड अदर कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, वेयर वेट्स आर अपडेटेड एनुअली। तो वहाँ पे एनुअल वेट्स को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। टेक इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करने आना चाहिए फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो। लेवरेजिंग बिग डेटा लाइक GSTN डेटा, डिजिटल पेमेंट डेटा कैन प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स टू सप्लीमेंट ट्रेडिशनल सर्वेज। हाउस होल्ड इनकम सर्वे, इंडियाज़ फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो कि एक्सपेक्ट की गई है 2026 में, विल हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स। तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है। कैलेंडर एडहरेंस, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज कंडक्टिंग सेंसस एट इट्स बेडरॉक ऑफ द स्टैटिस्टिकल, तो सेंसस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए गवर्नमेंट ने, जो कि आज दिन तक इग्नोर किया गया। मेथडोलॉजिकल शिफ्ट, द ट्रांजिशन फ्रॉम WPI टू PPI बेस्ड डिफ्लेशन इज एसेंशियल टू मूव टूवर्ड्स डबल डिफ्लेशन स्टैंडर्ड यूज बाय डेवलप्ड कंट्रीज। कंक्लूजन में क्या, जो कि ये ग्रेड C दिया गया है IMF ने, शुड बी व्यूड नॉट एज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बट एज अ टेक्निकल वेकअप कॉल। तो टेक्निकली हमको वेकअप करना चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे ये पाइवटल होंगे कि हमारा ग्रेड इससे इम्प्रूव हो सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक 2, ठीक है, जो कि ग्रेडिंग के बारे में
दिया गया था। ठीक है, 4 ग्रेड्स है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और क्यों कम है, इम्पैक्ट क्या है उसका, रीजंस क्या थे और उसको रिफॉर्म्स हम लोग कैसे ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सीरीज़। अभी ये किसने इम्प्लीमेंट, या ये न्यूज़ में क्यों है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इन्होंने क्या रिलीज़ किया है, न्यू सीरीज़ ऑफ एनुअल एंड क्वार्टरली नेशन अकाउंट एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग द जीडीपी। ठीक है, इसमें अभी चेंजेस क्या किए गए हैं, न्यू बेस ईयर 22-23 जो कि पहले था 2011-12। न्यू डेटा सोर्सेज लिया गया है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जैसे जीएसटी कलेक्शन, ई वाहन पोर्टल से डेटा लिया गया है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, रिफाइंड deflation techniques, double deflation, discounting input prices as well as along with the output prices is now applied in manufacturing and agriculture, discontinuing the single inflation। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक्ट किया गया है, डबल डिफ्लेशन को भी ये लोग यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई एंड यूज टेबल्स, that is SUT. The SUT framework has been aligned with national accounts to reduce discrepancies between production and expenditure based GDP estimates, improved estimation of private final consumption expenditure। ठीक है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, बाय इंटीग्रेटिंग डायरेक्ट एस्टिमेशन फ्रॉम प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा एंड कम्युनिटी फ्लो अप्रोच। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने इस बार किए हैं, न्यू GDP सीरीज जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है। अदर इंक्लूजन्स देखेंगे, हायर डोमेस्टिक वर्कर्स, वो डोमेस्टिक वर्कर्स कैप्चरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म की इकोनॉमी को भी रिवाइज GDP सीरीज़ में ऐड किया गया है। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज एंड पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे टू बेटर मेजर दी हाउस होल्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। ठीक है, अभी इसको रिवाइज क्यों किया गया, दैट स्ट्रक्चरल शिफ्ट, न्यू बेस कैप्चर्स एक्सपांशन ऑफ डिजिटल सर्विस। जैसे हम लोग देख रहे हैं डिजिटली आज लोग एक्टिव है बहुत, डिजिटल सर्विसेज जो भी न्यू है उसको GDP में भी तो हमें ऐड करना है ना, तो वो एक है रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड करेंगे एंड इवॉल्विंग कंजम्पशन पैटर्न्स ओवर दी लास्ट डिकेड्स। तो ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट के वजह से हमको पूरा ऐड करना पड़ा। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी, पीरियडिकल रिविजन सजेस्ट अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंड बाय UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे, डिक्रीज इन GDP साइज, GDP की साइज़ डिक्रीज हो जाएगी, इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, हायर डेब्ट टू GDP रेशो हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या रहेंगे, इम्पैक्ट्स रहेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, GDP सीरीज रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम एस्टिमेट्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग कंटेम्पररी डेटा सोर्सेज, better measurement techniques and a strong representation of informal and digital economy। ये काफ़ी important है, informal and digital economy। it provides a more realistic picture। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इंडिया की more realistic picture पता चलेगी of the economic structure and the growth trajectory की इन फ्यूचर कैसे ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक 1.1 जो हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पॉवर्टी। ठीक है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर अपना ज़्यादा बड़ा होगा लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। 3-4 टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। किसी को भी डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरी